आज बेटा जो हमने स्टार्ट करना है, हमारा टॉपिक है फिस्कल डेफिसिट। हमने पढ़ लिया। आज का टॉपिक है प्राइमरी डेफिसिट। क्या है प्राइमरी? हमने पढ़ा था फिस्कल डेफिसिट जो होता है उसमें ओवरऑल बोरिंग के साथ साथ, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट भी। अब गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि हमारे पास ऐसा कितना एग्जैक्ट लोड है बिना इंटरेस्ट के, उस लोड को बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना ड्यू है। क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट कितना ड्यू। प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरिंग्स। कि हमारा फिस्कल डेफिसिट करंट ईयर का कितना है और प्रीवियस बोरिंग पे हम क्या पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट। उसे क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस। टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग्स ऑन अकाउंट ऑफ करंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू, वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। कहते क्योंकि अगर हम बोरिंग को ढूंढ रहे हैं, करंट एक्सपेंडिचर हमारा क्या है रेवेन्यू से ज्यादा, तभी कर रहे होंगे बोरिंग, क्योंकि हमारा खर्चा क्या है? ज्यादा। इंडियन इकोनॉमी में कहें खर्चा क्या है? 48 लाख करोड़। रेवेन्यू क्या है? 32 लाख करोड़। तभी तो बीच में पैसा क्या करना पड़ रहा है? बोरो। क्या करना पड़ रहा है? तो उसी के लिए हमें प्राइमरी डेफिसिट हम ढूंढते हैं। इट इज डन। ये मिलता कैसे? हमें फॉर्मूला पता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस। तो इंप्लीकेशन क्या आती है? प्राइमरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरिंग्स, देयरफॉर इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ बोरिंग्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब हमारा ऐसा कौन सा खर्चा है इंटरेस्ट हटाकर जो हमारे ऊपर लोड है, वो ढूंढो, उसे बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। नीचे एक और चीज लिख लेना, शायद यहां नहीं लिखी हुई, हेडिंग दे दो, जीरो, हेडिंग दो, जीरो प्राइमरी डेफिसिट। क्या है बेटा? जीरो प्राइमरी डेफिसिट। लिखो, जीरो प्राइमरी डेफिसिट इज अ डेफिसिट when current year revenue is equal to current year expenditure and there is only obligation for interest on previous borrowings. On previous borrowings.
डन बेटा, समझ आया? मतलब इस साल हमारा खर्चा हुआ 10 लाख करोड़, इनकम भी कितनी हुई 10 लाख करोड़, ठीक है। इस साल का खर्चा रेवेन्यू के बिल्कुल क्या है, इक्वल, बट फिर भी हमारे ऊपर लोड है किसका, पिछले साल की जो हम क्या चुका रहे हैं, इंटरेस्ट क्या चुका रहे हैं, तो उस केस को बोलते हैं जीरो प्राइमरी डेफिसिट। क्या बोलते हैं, जीरो प्राइमरी डेफिसिट। समझ आया? बिल्कुल, इंटरेस्ट हमेशा पिछले का ही होता है, प्रेजेंट का कैसे होगा बेटा? इंटरेस्ट हमेशा प्रीवियस बोरिंग पे ही होता है। किस पे होता है, प्रीवियस बोरिंग। इसलिए यहां पे करंट ईयर रेवेन्यू करंट ईयर रिसीट्स के क्या है, बिल्कुल इक्वल। जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ किस पे है, प्रीवियस पे। किस पे है, प्रीवियस। समझ आया? कोई डाउट? मतलब हमें प्रेजेंट का कोई लोड नहीं है, सिर्फ हम प्रीवियस बोरिंग्स पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, प्रीवियस बोरिंग्स पे। प्रेजेंट का कोई लोड नहीं है हमारे ऊपर। समझ आया? इसको बोलते हैं जीरो प्राइमरी डेफिसिट। क्या बोलते हैं, जीरो प्राइमरी। नोट कर लिया था सबने? बोलो बेटा। हाँ जी, वो इंटरेस्ट का है ना, तभी तो कह रहे हैं कि आज का लोड नहीं है, प्रीवियस का लोड पड़ रहा है हमारे ऊपर। हाँ, वो इंटरेस्ट में जा ही रहा है। फिस्कल डेफिसिट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल एंड प्राइमरी? ध्यान से देखना। इट शोज द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। क्या है, टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ। ये क्या बता रहा है, टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या हटाकर, इंटरेस्ट पेमेंट्स को एक्सक्लूड करके। क्या करके, एक्सक्लूड। और वो क्या कह रहा है, क्या करके, इंक्लूड। फर्क है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग। क्या हटाकर, बोरिंग। इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। किस किस का डिफरेंस है, फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्या है, इंटरेस्ट। फिस्कल डेफिसिट का क्या लिख दिया, फॉर्मूला। प्राइमरी डेफिसिट का क्या लिख दिया, फॉर्मूला। कोई डाउट बेटा किसी को? बोलो, क्लियर है सबको? अब हमने 4th टॉपिक टोटल कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे पास आया 5th टॉपिक। कौन सा टॉपिक, 5th टॉपिक। आज हम पूरा सिलेबस, आज हम गवर्नमेंट बजट का सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे। कल हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस ट्रिकी क्वेश्चंस, उसकी शीट मैं आपको दूंगा, क्लास में ही डिस्कस करेंगे। क्लियर? इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जो हर साल आ रहे हैं। क्लियर बेटा? और स्पेशली स्कूल बोर्ड्स में आएंगे। जैसे 5th टॉपिक हमारा आया बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। कौन सा आया, बैलेंस बजट का एक और नाम है। जब बैलेंस बजट का मतलब क्या होगा, रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसका एक और नाम फिस्कल डिसिप्लिन। क्या बोलते हैं, फिस्कल। और जब अनबैलेंस्ड होगा तो दो चीजें होंगी, या तो सरप्लस या तो डेफिसिट। या क्या होगा, या तो डेफिसिट। सरप्लस कब होगा, रिसीट्स क्या है ज्यादा, खर्चा क्या है कम। डेफिसिट कब होगा, रिसीट्स क्या है कम, खर्चा क्या है ज्यादा। सिंपल है बिल्कुल टॉपिक। यस और नो? क्लियर बेटा? बोलो बेटा। तो दो तरह के बजट होते हैं, एक होते हैं बैलेंस्ड, एक होते हैं, इंडिया में कौन सा है, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड में कौन सा, डेफिसिट बजट। क्यों, खर्चा क्या है हमारा, रेवेन्यू क्या है, balanced budget. A balanced budget is that budget in which government receipts are equal to government expenditure. Government की receipts government के expenditure के बिल्कुल क्या है बेटा, equal. क्या है, बिल्कुल equal. तो हम इसको क्या कहेंगे, balanced budget. क्या कहेंगे, balanced budget. याद रहेगा, balanced budget में government expenditure is equal to government रिसीट्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, देखो इसके कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। जैसे द गवर्नमेंट डज नॉट इंडल्ज इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, एग्जाम्पल सब्सिडीज। सरकार क्या नहीं करेगी बेटा,
वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करेगी, जैसे सब्सिडीज, ओल्ड एज पेंशन, ये सब सरकार नहीं देगी तो बैलेंस रहेगा। हाँ जी बेटा, वेस्टफुल है ना, सरकार के ऊपर तो लोड ही है, कोई एसेट थोड़ा ना बन रहा है। मेरिट ही तो है क्योंकि सरकार कोई फालतू का खर्चा नहीं कर रही। वो तो हम बात इंडिया की नहीं कर रहे, हम बात टॉपिक की कर रहे हैं कि बैलेंस बजट में ये सही है क्योंकि सरकार फालतू खर्च नहीं कर रही। अब हम अभी तक क्या कर रहे थे, लोगों को एलपीजी पे सब्सिडी दे रहे थे, जिससे वो एलपीजी हमें कितने की पड़ती थी, 400 की। कितने की? क्या इंडिया में ऐसे लोग हैं जो 400 मंथ का अफोर्ड नहीं कर सकते? अब मंथ भी क्या, 1.5 महीने भी चलता है कई बार एलपीजी। अगर कोई नॉर्मल घर का है, नॉर्मल 2-3 बंदे हैं, तो बेटा 2 महीने चलता है एक सिलेंडर। तो 1 महीने का कितना हुआ? अगर आज 1000 का सिलेंडर, तो कितने का हुआ 1 महीने का? 500 तो कर ही सकते हैं, यस और नो? तो पहले सरकार क्या करती थी, सेम 1000 का ही था एलपीजी, लेकिन सरकार 600 रुपए सब्सिडी देती थी, तो सरकार के ऊपर खर्चा बढ़ता था। सरकार डेवलपमेंट पर्पस पे लगा ही नहीं पाती थी, डेवलपमेंटल उन पे लगा नहीं पाती थी, जिस वजह से लॉस होता था। समझ आया? पहला मेरिट, सरकार फालतू के खर्चे नहीं करेगी। दूसरा, अ बैलेंस बजट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इकोनॉमी में क्या बनी रहेगी? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इट सिग्नल्स फिस्कल डिसिप्लिन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या आएगा, हाईलाइट कर लो, बोलो, फिस्कल डिसिप्लिन आएगा। क्या आएगा? फिस्कल डिसिप्लिन। बोलो बेटा, याद रहेगा। पहला, सरकार वेस्टफुल क्या नहीं करेगी, खर्चा। दूसरा, सरकार क्या रहेगी, फिस्कल डिसिप्लिन में। किस में रहेगी? फिस्कल। हाउएवर, ड्यूरिंग द जनरल ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s द पॉलिसी ऑफ बैलेंस बजट वॉज सिवियरली क्रिटिसाइज। क्या किया इसे? सिवियरली, क्योंकि उस टाइम पर ये बजट इकोनॉमी को बेनिफिट नहीं दे पाया, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया। क्या किया गया? इट वॉज देन दैट द फॉलोइंग शॉर्ट कमिंग्स, इसके ऊपर ही लिख लेना, डीमेरिट्स। कहते हैं ड्यूरिंग डिप्रेशन 1930 जब आया, द पॉलिसी ऑफ बैलेंस बजट वॉज सिवियरली क्रिटिसाइज। क्यों? क्योंकि नीचे दी गई कमियों की वजह से। पहला, बैलेंस बजट डज नॉट ऑफर एनी सोल्यूशन टू द, हाईलाइट कर लो, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करेगा। अभी तुमने जैसे कहा कि सर सब्सिडी देनी चाहिए, तो ये वहां पे सॉल्व ही नहीं कर पाएगा क्योंकि लोगों को सपोर्ट ही नहीं करेगा। हाँ, तो इसीलिए सोशल वेलफेयर अफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सोशल वेलफेयर, पर्टिकुलरली व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज लिंक्ड विद द लैक ऑफ एडी। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि इकोनॉमी में क्या है, एग्रीगेट डिमांड कम है। क्या है एग्रीगेट डिमांड? इट हैपेंड इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज ड्यूरिंग 1930s। 1930s में ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में यही हुआ। क्या हुआ? ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में यही हुआ। बैलेंस, दूसरा, बैलेंस बजट इज, हाईलाइट कर लो, नॉट कंड्यूसिव टू ग्रोथ। ये ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है। ये ग्रोथ के लिए फेवरेबल, क्योंकि अगर ग्रोथ करनी है, याद है मैंने कहा था कि हमें खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। क्या ज्यादा करना पड़ेगा? क्योंकि एक अच्छी, अगर तुम्हें ज्यादा बड़ा बिजनेस चलाना है तो पहले क्या लगाना पड़ेगा? पैसा। क्या लगाना पड़ेगा? तो बैलेंस बजट इज नॉट कंड्यूसिव टू ग्रोथ इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। किक स्टार्ट ऑफ ग्रोथ इन दीज इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि किक स्टार्ट किस पे डिपेंड करता है? कहते हैं कि जब सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी। क्या करेगी सरकार? दिस ऑफन लीड्स टू डेफिसिट बजट। इससे अक्सर क्या हो जाता है? डेफिसिट बजट। क्या हो जाता है? डेफिसिट, क्योंकि खर्चा क्या है और सरप्लस कम। समझ आया लॉजिक? कोई डाउट यहां तक? इसको दोबारा पढ़ो। और मैंने बार बार बोला, जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं लिखोगे बेटा, तब तक कुछ नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स एक बहुत बड़ा वेपन है तुम्हारा। हाँ जी,
देखो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए आज हम कह रहे हैं एरोसिटी ग्रो हुआ, तो सरकार ने क्या किया वहां? खर्चा। अगर सरकार खर्चा किया तभी एरोसिटी का सारा एरिया क्या हो गया? डेवलप। तो वो कहते हैं अगर सरकार खर्चा ही नहीं करेगी तो वो ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है ना। समझ आया? हाँ जी, अब बताओ। फर्स्ट उन्होंने कहा बैलेंस बजट होगा, सरकार कह रही जितना कमाया उतना ही लगाया, ठीक है। जब सरकार देश में अनएम्प्लॉयमेंट होगा फिर सरकार बैलेंस बजट कैसे चलाएगी? फिर तो खर्चा बढ़ाना ही पड़ेगा, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को कोई सोल्यूशन ही नहीं देता। अगर सरकार बैलेंस बजट में रहेगी हमेशा तो अनएम्प्लॉयमेंट को कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए तो सरकार को पब्लिक सेक्टर के थ्रू या किसी नाबार्ड मनरेगा के थ्रू खर्चा करना पड़ेगा, सो दैट लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। समझे? बोलो क्लियर? ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट सिर्फ ऐसे नहीं कि पढ़ा और हो गया, इसमें दिमाग लगता है, दिमाग लगेगा और ये दिमाग को उतना ही ग्रो भी करता है। हाँ जी, बेटा वही तो ना, अलग अलग पर्सपेक्टिव है। वहां खर्चे से देख रहे हैं कि सरकार फालतू का खर्चा नहीं कर रही, यहाँ अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि सरकार जब खर्च ही नहीं करेगी तो इकोनॉमी चलेगी कैसे। अलग अलग इफ है ना, क्योंकि इफ। हाँ जी, बैलेंस बजट वैसे तो जनरली होता ही नहीं है, बट वो डेवलप्ड, अगर डेवलपिंग के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ग्रो कैसे करेगी? आप बताओ ना, ग्रो कैसे करोगे? ग्रो करने के लिए तो खर्चा करना ही पड़ेगा, तो खर्चा बढ़ेगा, वो डेफिसिट बजट होगा। समझ आया लॉजिक? बोलो बेटा, ब्रीफ कर लिया सबने? बोलो एक बार कर लो, आ जाए हमारे पास टाइम, अगला हो जाएगा इजीली। कल की क्लास मिस मत करना, कल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो ट्रिकी क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं। कौन फाइटर बैठे हैं पीछे? क्या कर रहे हो तुम? बॉटल तोड़ दी? कांच की थी? किसकी थी? क्यों? देखना किसी के पैर पे ना लगे। कांच की बोतल क्यों रखी हुई है? चलो किसी का पैर ना लगे, देख लेना। इधर देखो बेटा, हो गया क्लियर? हाँ जी। नहीं, क्योंकि क्या हुआ था, देखो मैंने आपको पहले भी बताया, आपने कनेक्टेड टॉपिक है, पहले से नेशनल इनकम में हमने पढ़ा था। एक क्लासिकल स्कूल की थ्योरी थी और एक केन्जियन स्कूल की थ्योरी थी। क्लासिकल स्कूल में क्या होता था कि एडी हमेशा एएस के क्या होता था? इक्वल। जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, इक्वल होता था। तो बट वो क्लासिकल स्कूल कब तक चला? पहले क्या होता था, इकोनॉमी अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाती थी, लेकिन 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया। क्या आया? ग्रेट। जब बाहरी लेवल पे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, क्या हो गए? बड़े लेवल पे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। जब अनएम्प्लॉयड हुआ तो वो इकोनॉमी रिस्टोर ही नहीं कर पाई, एडी इज इक्वल टू एस हुआ ही नहीं। फिर लोगों को समझ आया कि तीन तरह की सिचुएशन हो सकती है, एक फुल एम्प्लॉयमेंट एडी इज इक्वल टू एस, एक एडी इज ग्रेटर देन एस और एक एडी लेस देन एस, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब समझ आया? अगला आया अनबैलेंस्ड बजट। क्या आया बेटा? अनबैलेंस तभी कहते हैं जब दो चीजें आपस में क्या ना हो,
इक्वल ना हो, क्या ना हो? An unbalanced budget is that budget in which receipts and expenditure of the government are not equal. Receipt and expenditure क्या ना हो एक दूसरे के? Equal ना हो. This may be a situation of surplus budget or deficit budget. ये कौन सी सिचुएशन हो सकती है? सरप्लस या फिर डेफिसिट. क्या हो सकती है? सरप्लस या फिर surplus budget. This is a budget in which government receipts are greater than government expenditure. गवर्नमेंट की इनकम क्या है? ज्यादा, खर्चा क्या है? कम. तो वो कौन सा बजट है? सरप्लस बजट. कौन सा बजट? एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स ग्रेटर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. क्या है? एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सरप्लस बजट. क्या है मेरिट्स एंड? पहले ध्यान से देखना, जब खर्च रिसीट्स ज्यादा हैं, क्या है रिसीट्स? एक्सपेंडिचर क्या है? कम. बेटा एक्सपेंडिचर कम कब के लिए फेवरेबल होता है? इन्फ्लेशन के लिए कि डिफ्लेशन के लिए? ध्यान से सोचो. सरप्लस बजट में खर्चा क्या है? बोलो. कम. इनकम क्या है? ज्यादा. हमें खर्चा कम कब चाहिए होता है? इन्फ्लेशन में कि डिफ्लेशन में? कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन. तो इसका मेरिट क्या होगा? ये कब के लिए सही है? इन्फ्लेशन के लिए. कब के लिए? और कब के लिए सही नहीं है? कि अगर डिफ्लेशन है मार्केट में, सरकार और खर्चा कम करे तो क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन से डिप्रेशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन से. दोबारा समझ लो, समझने वाला पॉइंट है, हल्का सा समझने वाला पॉइंट है, दोबारा सुनना. बेटा सरप्लस बजट का मतलब खर्चा कम, इनकम ज्यादा. खर्चा कम कब के लिए फेवरेबल होता है? इन्फ्लेशन. क्योंकि इन्फ्लेशन में ऑलरेडी मार्केट में क्या है? पैसा ज्यादा. सरकार को खर्चा क्या करना है? कम. और डिफ्लेशन के टाइम खर्चा क्या करना है? ज्यादा. तो सरप्लस बजट इज फेवरेबल फॉर इन्फ्लेशन बट अनफेवरेबल फॉर. तो यहां ऐसे लिखो, फेवरेबल फॉर inflation, unfavorable for deflation. क्लियर? बोलो क्लियर? समझ आया लॉजिक? बोलो बेटा क्लियर है? कोई डाउट किसी को है? किसी को डाउट? हो जाएगा? बोलो बेटा. पक्का? बोलो. ध्यान से देखना. मेरिट है वही है, सेम. सरप्लस बजट सेम. रिसीट्स आर ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर इज डिजायर्ड व्हेन द इकोनॉमी इज बैटलिंग इन्फ्लेशन. इकोनॉमी किससे लड़ रही है? ड्यू टू क्यों? एक्सेस एडी. क्योंकि लोग खर्च क्या कर रहे हैं? ज्यादा. तो अगर सरकार खर्च ज्यादा कर रहे थे, सरकार अब खर्च क्या करेगी? सरप्लस में कम. तो किसके लिए फायदा है ये? इन्फ्लेशन के लिए. किसके लिए? सरप्लस बजट प्लग्स द इन्फ्लेशनरी गैप बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ एडी. जो एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में हो रखा है, सरकार उसको प्लग कर देगी. खर्चा क्या कर देगी? कम. जिससे क्या कंट्रोल हो जाएगी? लेवल ऑफ एडी. लेवल ऑफ एडी इज लोअर्ड ऑन अकाउंट ऑफ. एडी क्यों कम होगा? क्योंकि राइज इन रेवेन्यू कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट. सरकार टैक्स क्या ले रही है? ज्यादा. तो पैसा मार्केट से सोक कर रही है. एंड सरकार खर्च क्या कर रही है? कम. तो मार्केट में पैसा कम जा रहा है. ऑटोमेटिकली क्या कंट्रोल हो रहा है? इन्फ्लेशन. क्या कंट्रोल हो रहा है? यहां तक क्लियर है? बोलो बेटा. ये सबको पता है इन्फ्लेशन क्यों होती है? क्योंकि जब मार्केट में क्या हो? मनी सप्लाई ज्यादा. तो हमें उसको कंट्रोल कैसे करना है? मनी सप्लाई को कम करके. डिफ्लेशन क्यों होती है? जब मनी सप्लाई क्या हो? कम. हमें कैसे ठीक करना है? मनी सप्लाई को क्या करके? ज्यादा. समझ आया? मन में दोबारा पढ़ो. बस एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इजी हो जाएगा टॉपिक.
पूरा ही समझाना, ये जो है स्क्रीन पे। सरप्लस बजट क्या होता है? जब सरकार की इनकम क्या है? ज्यादा। सरकार खर्चा क्या कर रही है? कम। खर्चा क्या कर रही है? कम। ये होता है सरप्लस बजट। उन्होंने कहा सरप्लस बजट तब के लिए फायदेमंद है अगर मार्केट में ऑलरेडी इन्फ्लेशन है। क्या है? इन्फ्लेशन। तो उस टाइम पे अगर हम सरप्लस बजट लगाएं कि इनकम रेवेन्यू क्या गेन करें? ज्यादा पैसा मार्केट से खींचें और खर्चा क्या करें? कम, तो ऑटोमेटिकली मार्केट से क्या करेक्ट हो जाएगा? इन्फ्लेशन। क्या करेक्ट हो जाएगा? इन्फ्लेशन। और मार्केट से जो एक्स्ट्रा एडी, जो एक्स्ट्रा डिमांड लोग कर रहे हैं, वो सोक हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। क्या कंट्रोल हो जाएगी? इन्फ्लेशन। तभी मैंने कहा सरप्लस बजट इज फेवरेबल फॉर इन्फ्लेशन। सरप्लस बजट इज फेवरेबल फॉर इन्फ्लेशन। सिंपल बेटा, बोलो सिंपल, बोलो क्लियर। अभी भी नहीं आया, दोबारा बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, समझ आ गया सबको? एक बेसिकली पर्सपेक्टिव समझने की बात है। इन्फ्लेशन का मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो सरकार खर्चा क्या कर रही है सरप्लस बजट में? कम, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। क्या कंट्रोल हो रहा है? अगला डीमेरिट। डीमेरिट किसके लिए है? ये डिफ्लेशन। बड़ा बड़ा लिख लो चाहे। किसके लिए? ड्यूरिंग डिफ्लेशन या डिफ्लेशन के लिए, फॉर डिफ्लेशन। एज सरप्लस बजट, ध्यान से देखना, क्योंकि कहते हैं सरप्लस बजट टेंड्स टू लोअर द लेवल ऑफ एडी इन द इकोनॉमी। ये मार्केट में एडी को क्या कर देता है? लोअर। क्या कर देता है? इट इज नॉट डिजायर्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिप्रेशन। अगर ऑलरेडी मार्केट में खर्चा क्या कर रहे हैं लोग? कम। सरकार भी खर्चा क्या कर दे? कम, तो मार्केट में तो और ज्यादा डिप्रेशन हो जाएगा। यस और नो? इफ सरप्लस बजट पॉलिसीज कॉन्स्टेंटली परस्यूड बाय द गवर्नमेंट, एडी क्या हो जाएगा? इट मे रिड्यूस टू अ लेवल दैट कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। द इकोनॉमी मे बी ड्रिवन इनटू अ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। किसमें फंस जाएगी? लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। हम नीचे से नीचे जाते जाएंगे। समझ आया? बोलो बेटा। सरप्लस का मतलब खर्चा कम, डेफिसिट बजट का मतलब खर्चा ज्यादा। इंडिया का क्या है अभी? डेफिसिट बजट, क्योंकि हम खर्चा कितना कर रहे हैं? 48 लाख करोड़, और हमारी इनकम कितनी है? 32 लाख करोड़। तो ऑब्वियसली हम डेफिसिट बजट फॉलो कर रहे हैं। समझ आया? बोलो बेटा, क्लियर है? अब इसी का उल्टा है डेफिसिट बजट। इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या है? डेफिसिट। दिस इज अ बजट in which government expenditure are greater than government receipts. लिख लो, present budget of India. प्रेजेंट बजट ऑफ इंडिया। एक्सपेंडिचर के ऊपर लिख लो 48 लाख करोड़, रिसीट्स के ऊपर 32 लाख करोड़। प्रैक्टिकली तुम्हें समझ आ जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर? क्लियर है? अब उन्होंने कहा केन्स एंड अदर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट स्ट्रेस सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिसिट बजट। केन्स ने कहा डेफिसिट बजट के बहुत फायदे हैं, नीचे दिए गए फायदे हैं। केन्स रिकमेंड डेफिसिट बजट एज अ की इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। अब देखो, खर्चा ज्यादा कब करना होता है? डिफ्लेशन में या इन्फ्लेशन में? और कब? अगर हम खर्चा ऑलरेडी ज्यादा कर रहे हैं, मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन के लिए क्या बन जाएगा? डीमेरिट। लेकिन अगर इकोनॉमी में क्या है? डिफ्लेशन, और हम क्या कर रहे हैं? खर्चा ज्यादा, तो इकोनॉमी को क्या देगा? वो बूस्ट। क्या देगा? समझ आया? लॉजिक समझ आया? समझ आया? नहीं? तो ये यहां पे लिखो, फेवरेबल फॉर, बोलो, डिफ्लेशन, लेकिन अनफेवरेबल फॉर या और इजी करना है, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन।
मतलब इन्फ्लेशन के टाइम ये ना करो, दुखी हो जाएगी इकोनॉमी, और डिफ्लेशन के टाइम करो ताकि इकोनॉमी क्या हो जाए, सुखी। ये लिखना नहीं है ना पेपर में, बनाना है ऐसा, ये समझाने के लिए बताया, लिख मत देना, सुखी हो गए जी। अब ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू हिम डिप्रेशन इज दैट फेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हेन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लो। इकोनॉमी में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, लो, ओइंग टू द लो लेवल ऑफ एडी, एडी भी क्या है, कम। कंसिक्वेंटली प्लान्ड आउटपुट इज मच लोअर देन दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। जो प्लान्ड आउटपुट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से क्या है, बहुत कम। क्या है, बहुत कम। यहां तक क्लियर? बोलो क्लियर, बोलो बेटा। क्लैरिटी बोलो। अनएम्प्लॉयमेंट बिकम्स अ नेशनल प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, डेफिसिट बजट अगर होगा तो उससे क्या होगा, एडी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा, डायरेक्टली बाय वे ऑफ हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार खर्चा क्या करेगी, ज्यादा। एंड इनडायरेक्टली बाय इंड्यूसिंग ग्रेटर एक्सपेंडिचर बाय द पीपल। लोगों से खर्चे के उनको क्या करेगी, कन्विंस कि खर्चा क्या करें, ज्यादा। खर्चा क्या करें। जब हमारे देश में कोरोना आया, क्या आया, कोरोना आया, तो बेटा उस टाइम पे सरकार ने खर्चा क्या किया, ज्यादा। सब्सिडी क्या दी, ज्यादा, है ना, ताकि लोग डिफ्लेशन तोड़कर आगे ऊपर आए। क्लैरिटी। डीमेरिट किसके लिए, अगर ऑलरेडी मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन, सरकार और खर्चा कर दे, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। डेफिसिट बजट इज नॉट डिजायर्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, इट इज अ पीरियड व्हेन एडी एक्सीड एएस। एडी ऑलरेडी क्या है बेटा, ज्यादा। डेफिसिट बजट इन सच सिचुएशन वुड फर्दर, अगर डेफिसिट बजट होगा तो वो और ज्यादा एडी को कहां ले जाएगा, ऊपर, और एएस क्या हो जाएगा, कम। एंड इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप। एंड क्या बढ़ जाएगा, वेज प्राइस स्पाइरल। वेज बढ़ने से क्या बढ़ेंगे, प्राइस, प्राइस बढ़ने से क्या बढ़ेंगे, वेजेस। एंड यही चलता रहेगा और हम इसी में फंस जाएंगे। क्लियर बेटा, बोलो क्लियर। ये था हमारा गवर्नमेंट बजट। हमारा गवर्नमेंट बजट यहां से कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो सारे कल डिस्कस कर लेंगे। न्यूमेरिकल जो हमने किए हैं उससे ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, वही लेवल है, उससे ऊपर नहीं आ सकता कुछ भी। क्लियर, बोलो बेटा क्लियर है, बहुत